आप एक बार बता पाओ तो। न्यूज़पेपर रीडिंग्स, आई यूज्ड टू रीड द हिंदू में रोज, बी इट एडिटोरियल या जो नॉर्मल बाकी के पेजेस होते हैं उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ कंटेंट डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप स्पेसिफिकली खुद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के करना चाहते, देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, कोचिंग वेबसाइट्स, आप उस पर डालो, वो डेली का न्यूज़पेपर से कन्वर्ट करके डालते हैं कि दिस इज व्हाट यू कैन यूज फॉर एथिक्स इन दिस। आई थिंक लुकमान आल्सो डज इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्कूल ऑफ लाइफ एक यूट्यूब चैनल है व्हिच आई हैव यूज्ड I वेरी also use it. एक्सटेंसिवली, तो दिस वुड आल्सो अग्री। उसमें 2 सेक्शंस है बेसिकली व्हिच आई फॉलोड। एक फिलोसफी पार्ट ऑफ इट जिसमें डिफरेंट फिलोसफर्स, तो हम तो मेन स्ट्रीम में 3-4 पढ़ते हैं, जैसे आयन रैंड पढ़ लिया या फिर हमने डिओन्टोलॉजी पढ़ी बाय कांत। तो अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे छोटे फिलोसफर्स के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, जिसका आपको बहुत ज्यादा उनकी थ्योरी में ड्वेल नहीं करना, रादर जस्ट टेक अवेज की 2 लाइन 3 लाइन उसमें से ले लिया एंड देन वील कोट देम हियर एंड देयर इन आवर आंसर्स। आई थिंक स्टोइसिज्म था, तो वो बहुत ब्रीफली लोग पढ़ते हैं, बट मैंने स्कूल ऑफ लाइफ काफी अच्छे से देख लिया, 3-4 वीडियोस देख लिए। आई गॉट टू नो कि व्हाट स्टोइसिज्म इज ऑल अबाउट। अगर हम उसको बहुत ब्रीफ में पढ़ते हैं तो हमें उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है, बट हम उसको 3-4 वीडियोस देख लेते हैं स्कूल लाइफ में, 6 से 7 मिनट की वीडियोस होती हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं जाता। विजुअल लर्निंग इज ऑलवेज बेटर फॉर मी एंड इट कैन बी बेटर। उसमें एक फिलोसफी पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ पर्सनालिटीज पार्ट जिसमें आप डिफरेंट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हो। तो मैरी क्यूरी एंड ऑल ऑफ दैट हैव बीन डिस्कस्ड। उनके लाइफ से डेफिनेटली, वो इतने बड़े पर्सनालिटीज थे, उनके लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट 1 or 2 की टेक अवे फ्रॉम देयर लाइफ एंड यू कैन कोट इट इन योर आंसर। अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन गरिमा ये है कि जैसे आपने फोरम की रेड बुकलेट का यूज किया अपने प्राइमरी सोर्स के लिए, फिर उसके बाद वेरियस वैलिडेशन किए, चाहे वो बेटर इंडिया से हो, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, चाहे वो स्कूल ऑफ लाइफ से हो। इसके अलावा जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि डिफरेंट कोचिंग मटेरियल्स और उठा लो, फिर उनसे वैलिडेशन करो। सो डू यू थिंक दैट्स अ राइट अप्रोच, या वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या उससे बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है? आई थिंक 80 to 90% ओवरलैप है सबके एग्जाम्पल्स में। मतलब आई दैट टाइम एग्जाम्पल्स को सर्च करने में मैंने इतना मटेरियल सर्च किया, देन आई केम टू नो कि जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कंपैशन में, वही 5 बुकलेट्स में लिखा है कंपैशन में। इट्स बेटर यू पिक अप एनी 2, और उसमें जो डिफरेंट है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो बहुत पॉपुलर है, आपको लग रहा है कि आप उसमें से यूनिक एग्जाम्पल मिल गया, ट्रस्ट मी एवरीवन इज गोइंग टू राइट द सेम एग्जाम्पल। जस्ट टेक अ फ्यू एग्जाम्पल। अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका आपको एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, टेक इट एज इट इज फ्रॉम दैट मटेरियल जिसको आप ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉलरेंस, कंपैशन, ये वैल्यूज का आपको एग्जाम्पल्स एवरी डे यू विल गेट इट, and if you just give your 30 minutes of research into it, you will get excellent examples which will be unique for you, और क्योंकि आपने खुद ढूंढा है तो it also leaves a memory in your brain, so maybe try doing that. Okay. सो अब हम लोगों ने हमने कंटेंट की बात की, हाउ टू प्रिपेयर, देन नाउ जो इथिक्स में मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज होता है आंसर राइटिंग का, बिकॉज इथिक्स की आंसर राइटिंग बाकी जीएस से थोड़ी डिफरेंट होती है, बिकॉज यू हैव टू यूज इथिकल टर्म्स, और आपको एक इमोशनल वे में लिखना होता है, लाइक यू नीड टू कनेक्ट। अगर आप केवल वल्नरेबल सेक्शंस की बात कर रहे हो तो यू कैन नॉट जस्ट राइट वल्नरेबल सेक्शन, यू नीड टू कनेक्ट, यू नीड टू पुट दोस इथिकल टर्म्स, एग्जांपल्स को करके, मतलब इथिकल पूरा बनाना पड़ता है आंसर। सो What was your approach of answer writing कि ethics में आंसर कैसे अच्छे लिख सकते हैं हम लोग? तो एथिक्स में आंसर राइटिंग में मोस्टली इफ यू आर वेरी वेल रेड इन एथिक्स तो आप बहुत अच्छा लिख पाओगे। सो फॉर दिस व्हाट आई यूज्ड टू डू इज रीड आंसर्स। तो केस स्टडीज भी, केस स्टडी का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ही यही था दैट आई वुड रीड बुकलेट्स। तो केस स्टडी की विजन की बुकलेट आती है जिसमें 80 केस स्टडीज है अप्रोक्सीमेटली। सो आई वुड जस्ट गो थ्रू, जस्ट कीप रीडिंग, की दिन भर पढ़ लिया तो अब उसको पढ़ रहे हैं। एंड व्हेन यू कीप रीडिंग आपको एक बहुत ही एथिकल लैंग्वेज मिल, यू गेट दैट flow of the terms that you have to use. So every time you read it, you get some new words that you will be able to use. So like, reading a lot of case study and reading a lot of ethics answers would help you write a better answer. Previous year questions obviously is very helpful. आप previous year questions को देखो and there's a lot of repetition that happens. पिछले साल भी जब मैंने एग्जाम दिया था, रिमेंबर देयर वाज वन क्वेश्चन दैट वाज एज इट इज रिपीटेड। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, तो लास्ट ईयर टॉपर है श्रेया मैम, और आई श्रेया श्री रैंक 71 मैम, उनका चैनल है एंड ऑन हर चैनल शी हैज पोस्टेड PYQ, उनका जो सॉल्यूशंस था आई रेड इट थॉरली, उनसे ही मैंने प्रिपेयर किया एंड शी हैज प्रिपेयर्ड एक्सीलेंट आंसर्स फॉर दैट. And the funny part is Shreya is my good friend. I was not knowing it because we usually do not learn from our friends. But yeah, but I learned from his friend. So you can definitely check out. I think Rij will put a link to her channel as well. Definitely. And उनका PYQ आप देख सकते हो. It's very crisp and अच्छे से लिखा हुआ है. Even GS3 के बाद जो 2 hours बचे थे GS4 में जाने के पहले, that was the only material I read. So that again वो language मेरे दिमाग में रहे and that is the flow of writing. I think PYQ लिखना बहुत जरूरी है, या जिसे पढ़ रहे हो किसी के खुद के लिख रहे हो. Correct. So what we did was कि me, Shubhatosh and Asad, we three made a good compilation of PYQs
which were made by 3 of us only. So हमने 2013 से लेके 2021 तक के सारे PYQs खुद से around 120-125 PYQs थे. So we sat for 2-3 days meet पे और हमने सारे PYQs लिखे थे. We included all the examples, case studies, quotes. Shubhatosh was expertise in quotes, Asad was knowing examples and these kind of things. So we compiled that document. I think that really helps because वो उसके बाद हमने कोई content नहीं पढ़ा, सिर्फ हम multiple time उसी को revise करते थे. And similar thing goes for you कि श्रेया का जो material था वही आपने यूज किया, सेम कंटेंट, एग्जांपल्स, केस स्टडीज. उससे क्या होता है कि आपको अपने कंटेंट से यूज्ड हो जाते हैं. वन मोर थिंग आई फाउंड वाज कि थीम्स रिपीटेड है, लाइक CSR है तो वो पहले भी पूछा जा चुका है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या कंपैशन है, तो थीम्स लगभग रिपीटेड होते हैं. तो अगर आपके रिपीटेड थीम पे क्वेश्चन आता है तो इट बिकम्स इजी कि आप कम से कम उसमें तो बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हो. अच्छा, आंसर राइटिंग का PYQs भी हम लोगों ने बात कर लिया. इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग पहले केस स्टडी पार्ट पे चलते हैं, thereafter विल गो फॉर कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. क्योंकि पेपर आजकल क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रिपेयर करना. सो नाउ कम्स द केस स्टडी पार्ट कि आपने केस स्टडी पार्ट कैसे प्रिपेयर किया. ठीक है, तो केस स्टडी पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए यू डोंट नीड एनी क्लासेस या कुछ. द बेस्ट वे टू प्रिपेयर केस स्टडी इज टू रीड अ लॉट ऑफ केस स्टडीज. सो यू बाय बुकलेट्स फ्रॉम द मार्केट व्हिच हैज केस स्टडीज. यू कैन गो, आई रेड विजन्स मैगजीन एंड आई रेड लुकमान. 2 मैगजीन मैंने पढ़ी, 80-60 कुछ टोटल 140 केस स्टडी आई रेड. So what happens when you read different type of case studies, एक तो आपको समझ में आने लगेगा कि there is not more than I think 40-50 themes entirely जिसके ऊपर पूछा जा सकता है. राइट. वही घूम कर वही एथिकल डिलेमा हर क्वेश्चन में. अगर पुलिस वाला क्वेश्चन है तो पुलिस वाले क्वेश्चन का डील करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, पर्टिकुलर पैटर्न है, and that you will recognize once you start reading. तो उसके बाद इसका फायदा क्या होता है? इसके बहुत सारे फायदे हैं. Once you have read 100-150 केस स्टडी पढ़ ली मैंने, अब जब एग्जाम में और लेंथी केस स्टडीज आते हैं, and you have the main problem in GS4 is time crunch. तो जब आप उस केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपके दिमाग में डेजा वू होगा, अच्छा ये तो इलीगल सैंड माइनिंग पर जा रहा है, अच्छा ये तो इस पर जा रहा है. सो यू नो इन योर माइंड कि कौन सी थीम पर हिट कर रहा है, और क्योंकि आपने उसको पढ़ा, यू ऑलरेडी नो द राइट अप्रोच. कभी जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, आई डिडंट नो कि इसमें राइट अप्रोच होना क्या चाहिए. लाइक मुझे कंपैशन के ग्राउंड्स पर लगता होगा कि हाँ इसको तो जॉब दे देनी चाहिए, कीपिंग फेयरनेस असाइड, बिकॉज आई एम कंपैशनेट फॉर दिस पर्सन, बट देन यू हैव टू ऑब्वियसली बैलेंस आउट कंपैशन एंड जस्टिस, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर brain also you get to understand once you have read a lot of things. तो आप पढ़ो, बहुत सारे केस स्टडीज पढ़ो. once you have read a lot of case studies then you will try to understand attempt. जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये तो उसी थीम का है, ये उसी थीम का है. सेकेंड फायदा इससे ये होता है कि जब हम केस स्टडी आंसर करते हैं, मोस्टली सब सिमिलर होता है. मतलब आपको सब में लगेगा कि इसमें भी कंपैशन है, इसमें भी फेयरनेस है. आप 6 केस स्टडी में लाइन से लिख रहे हैं कंपैशन, तो यू विल नॉट गेट मार्क्स ऑब्वियसली. सो व्हाट हैपेंस इज जब आप केस स्टडी पढ़ते हो, आपको नए टर्म्स मिलते हैं, फैंसी वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स दैट यू कैन राइट, और जो हम लोग को नहीं पता होती है. तो सिंपल कंपैशन को ही 10 तरीके से उस केस स्टडी में लिखा होगा, आप नोट कर लो. जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द वैल्यूज. तो लेट्स से आपने बना लिया कंपैशन वर्सेस जस्टिस, फेयरनेस, ये सब वैल्यू नोट डाउन कर लो कहीं, एंड देन स्टार्ट यूजिंग देम लिबरली. तो आप जब फिर मॉक टेस्ट दोगे तो यूज दोस टर्म्स. तो इससे क्या होता है, आपका बहुत सारा टाइम सेव होता है. एंड कभी कभी देयर आर सम वैल्यूज व्हिच कैन फिट इन जस्ट एनीवेयर, कि आपको जब जहां पर 4 वैल्यू लिखना था, आपको नहीं समझ में आया, आपने लिख दिया. तो वो भी होता है, आपके पास बफर, कुछ बफर कंटेंट भी हो जाता है, टाइम सेव होता है.